कल ही उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है। झारखंड में 38 सीटों की बात है। इस बार संथाल का इलाका बहुत ज्यादा यहां पर नजरों में रहेगा। मेरे साथ रितेश इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, और आलोक मेहता सर जुड़े हुए हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करेंगे। निकिता सरीन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रितेश, पहले मैं रितेश का रुख कर लेता हूं। रितेश झारखंड से मेरे साथ जुड़े हैं। रितेश, क्या तैयारी आपको दिखाई पड़ रही है जमीन पर इस वक्त? किस तरीके से प्रशासन इस वक्त जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, और पुलिस ने क्या कुछ बंदोबस्त कर रखे हैं? अब बिल्कुल, अब तो प्रशासन की ही तैयारी है और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। तकरीबन 14,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और 38 सीटों को लेकर, और वहां पर अब मतदान कर्मी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और सबसे राहत की बात इस बार यह है, और सबसे अच्छी बात यह है कि झारखंड में जब पहले चुनाव होते थे तो नक्सली वारदातों को लेकर, नक्सली एक्टिविटीज को लेकर काफी सतर्कता बरती जाती थी। हालांकि अभी बरती जा रही है, लेकिन किसी तरह की वारदात, किसी तरह के इनपुट्स नहीं मिल रहे हैं। और इसकी वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो बड़ी ही बेखौफ तरीके से चुनाव को संपन्न करा रहे हैं। अभी देखिए कि मैं बीच जंगल में खड़ा हूं और यहां पर कोई डर, कोई भय नहीं है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल कितना बदल गया है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। तो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, सभी की साख और सभी की नाक की लड़ाई बन चुकी है ये 38 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खास बात यह है कि जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। जो ये 38 सीटें हैं उनमें ज्यादातर जेएमएम का ही परचम वहां लहरा है। चाहे दुमका की बात कर लें, साहेबगंज की बात कर लें, पाकुड़ इलाके की बात कर लें, राजमहल की बात कर लें, तो इन तमाम जगहों पर जेएमएम का ही लंबे समय से अगर देखें तो दबदबा है। और इसी दबदबे को दूर करने के लिए, उसी में घुसपैठ करने के लिए बीजेपी ने तमाम तरह की कोर कसर जो है वो पूरी कर ली है। और बीजेपी को उम्मीद है कि अगर संथाल में वो गेन करने में सफल हो पाती है तो फिर हो सकता है कि एक बार फिर से झारखंड की सत्ता में उसकी वापसी हो जाए। एक और बात मैं आपको बता दूं, 38 सीटें हैं और ज्यादातर जो सीटें हैं वो हॉट सीटें हैं और हाई प्रोफाइल है। देखिए, बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ गांडे से अगर बात करें, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। इसके अलावा सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, लुइस मरांडी, तो तमाम जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं उन सभी लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और चुनाव के बारे में मैं बता दूं तो सुबह 7 बजे से ये शुरू होगा और शाम 5 बजे थमेगा। हालांकि 31 ऐसे मतलब बूथ हैं एक्सपर्ट का जो क्या कहना है? संवेदनशील है, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक्सपर्ट का क्या कहना है? ये 38 सीटें संथाल की क्या सत्ता की तस्वीर तय करने वाली सीटें हैं? अब बिल्कुल देखिए कि ये जो 38 सीटें हैं ये सत्ता की तरफ जाने का ये रास्ता है। और 38 सीटों में 18 सीटों पर तो आप देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा संथाल जो है उस पर उनका दबदबा है, जेएमएम का दबदबा है, कांग्रेस का दबदबा है। और इन्हीं सीटों में सेंध लगाने की बीजेपी ने तमाम तरह की रणनीति बनाई है। और यही कारण आप देख लीजिए कि चंपाई सोरेन से लेकर तमाम जो बड़े आदिवासी चेहरे हैं उन्हें संथाल में उतार दिया गया था और कल तक धुआंधार प्रचार हुआ। आप देख लीजिए कि जामताड़ा में शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू है सीता सोरेन, उन लोगों को लगाया गया है। तो बीजेपी किसी भी तरह से चाह रही है कि यहां पर सेंधमारी हो ताकि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दूसरे चरण में एक ऐसा दूसरा बीजेपी फेंके जो कि जेएमएम उसको ना झेल पाए और जेएमएम लड़खड़ा जाए। मैं आलोक मेहता सर के पास आऊंगा क्योंकि झारखंड पर बात हो रही है। आलोक सर, क्या ये संथाल की 38 सीटें वाकई झारखंड की सत्ता में तस्वीर को साफ करने में एक अहम रोल निभाएंगी, जैसा कि रितेश भी इशारा कर रहे थे? राजीव जी, निश्चित से आदिवासी वोट और जेएमएम का, जैसा हमारे साथी कह रहे हैं, वहां पर हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार का जो प्रभाव रहा है उसकी परीक्षा है। और लेकिन इससे पहले भी, इससे अधिक बड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है वहां भी जो मतदान हुआ है 13 तारीख को, उसका भी, वो भी निर्णायक है। इसलिए अभी ये कहना कि यही जो कल हो रहा है इससे निर्णायक होगा, हाँ, जो बड़े नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, हेमंत सोरेन हो, उनकी पत्नी हो, तो बड़े नेताओं का भी भविष्य, एक चूंकि अपने पास समय कम होता है तो मैं 2 लाइन में आपको बात बता देता हूँ दोनों प्रदेशों का। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अब तक मतलब कहने को तो कांग्रेस है ही, उतनी बड़ी अब नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो भी जितनी बड़ी कहलाती है, उनके बीच में ये क्षेत्रीय शिवसेना, जेएमएम
या एनसीपी जो शरद पवार गुट कहिए, जो अब तो एनसीपी वो रही नहीं, अब तो एनसीपी तो शरद पवार गुट है, और दूसरी तरफ उनके ही भाई मतलब अजीत पवार जो है उनके परिवार के सदस्य। इसलिए इन सब के सैंडविच हो गई हैं। अब ये तय होगा इस चुनाव में कि इन राजनीतिक दलों का जो क्षेत्रीय दल है उनका भविष्य क्या चौपट कर रही जी। है ये दोनों पार्टियां, मैं और उसके बाद झंडा बुलंद होगा उन्हीं पार्टियों का। और अब उन्हें समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कितना शोषण बाल ठाकरे का किया, आज उद्धव ठाकरे का कर जी रहे हैं, कल किसी और का करेंगे। जी यहाँ भी सोरेन को मोहरा बना करके अब सोरेन का भविष्य खत्म, जो कि जो भी उनके समय रा, से तो चाहे वो राजनीति है नरसिंह राव सर, से लेके आपके राहुल अनुभव गांधी के तक। मुताबिक कांग्रेस का हाथ सबके साथ अपने सहयोगियों के, लेकिन उस हाथ को पकड़कर कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस बेहतर समझती होगी। मैं निकिता का रुख करूंगा क्योंकि निकिता उत्तर प्रदेश से हैं। निकिता, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, बहुत तीखी तकरार हुई। योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा न केवल उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रहा, वो महाराष्ट्र झारखंड में भी रहा। क्या तैयारी दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर राजीव, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा था बटोगे तो कटोगे, इससे कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं उनमें खलबली देखने को जरूर मिली, क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर जारी हुआ और कहीं ना कहीं इस पोस्टर वॉर में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति पोस्टर वॉर के जरिए दर्ज कर ली। क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो अब हो चुका है, जो एक अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अब हट सी गई है, लेकिन पोस्टर वॉर में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का भी एक अलग ही रुख देखने को मिला। अब क्योंकि कल जिस तरीके से 9 सीटों पर बाई इलेक्शंस यानी उपचुनाव होने हैं, मौजूदगी हमारी कटहरी में भी है, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने अपने जो मुद्दे हैं वो फिलहाल अपने दिमाग में बसा लिए हैं कि किन मुद्दों पर हमें वोट करना है। हम कानपुर की अगर सीसामऊ सीट की बात करें, 28 साल से राजीव वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला सकी है। यही एक वजह है कि अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता का प्यार जरूर मिल रहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि कल उपचुनाव है और 23 तारीख को जो सबकी किस्मत है उनका जो ताला है वो भी कहीं ना कहीं खुलेगा। और साथ ही साथ बटेगे तो कटोगे, भारतीय जनता पार्टी का जो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही स्टार प्रचारक जो रहे हैं, उन्होंने एक नारा दिया था। देखने वाली बात होगी कि समीकरण साधने में ये कितना जो नारा है वो सफल साबित होगा। अब साथ ही साथ अगर मैं कुंदर की सीट की बात करूं, कुंदर की सीट भी मुस्लिम बहुल सीट है, 64% वहां पर मुस्लिम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सभी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ये पब्लिक है, सब जानती है, उनके पास भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के कल फिलहाल वोटिंग होनी है और उन सभी की किस्मत का ताला 23 नवंबर को खुल जाएगा। तो पूरी तरीके से जो तैयारी है मुद्दों को लेकर के वो पूरी है। और कटहरी की अगर मैं बात करूं, बहुत कुछ जानती है तो यहाँ पर भी मेरे पास थोड़ा सा समय अब कम है निकिता, लेकिन ये बात तय है कि ये दोनों विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव योगी आदित्यनाथ के नारे के इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं बहुत यहां से आने वाला फैसला यह भी तय करेगा कि इस नारे ने बीजेपी के हक में कितना काम किया या फिर नहीं कर पाया। अगर चेक किया तो बात और तस्वीर योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ बदली हुई नजर आएगी आगे आने वाले दिनों में।